ठीक है, चलो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर की बात करते हैं। बड़ा मस्त चैप्टर है सर, इजी सा चैप्टर है, टफ कुछ नहीं है। मैं आपको इसको ना मेन समझाता हूँ क्या चीजें ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि अगर आप मेरी बातें ध्यान रखोगे तो ये चैप्टर में नहीं फंसोगे, आराम से बनेगा ये चैप्टर। पहले तो बात ये आती है सर, ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे। क्वेश्चन ही अराइज होता है सर कि प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर क्यों पढ़े। एकदम एक सिंपल सा फंडा है सर, हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सर हमने ना जीएसटी में सीखा है कि हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी टैक्स लगाना होता है। तो हमें तो यही नहीं समझ आता ना सर कि कब आई लगाना है, कब सी और एस लगाना है। तो एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर गलत लगा भी दिया तो कोई फर्क पड़ता है? भाई बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तू आ जा भाई फाइनल में पड़ेगा कि अगर तूने गलत टैक्स लगाया तो इतनी इंटरेस्ट और पेनल्टी है ना कि ऐसा लगेगा भाई इससे अच्छा तो टैक्स नहीं पे करता तो ज्यादा अच्छा था। तो इसीलिए सरकार बोलती है कि आप पहले समझ लो भैया कि सी लगेगा, एस लगेगा, आई लगेगा। क्योंकि अगर आपको यही क्लियर नहीं है तब तो फिर तो बहुत लोचा लपाचा, बहुत परेशानी है सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर यही सिखाता है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर ही यही सिखाता है कि भैया डिसाइड करेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस में कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या लगेगा। और सबसे खास बात पता है सर, इस चैप्टर से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है प्लेस ऑफ सप्लाई का, एक जो कभी नहीं दिखता है कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई का है बट वो प्लेस ऑफ सप्लाई का ही होता है। समझ आया? जो कभी नहीं दिखता है प्लेस ऑफ सप्लाई का और उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, वो वाले क्वेश्चंस में आपको मेहनत करनी होती है। जो दिखता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड की प्लेस ऑफ सप्लाई का, उसमें मेहनत नहीं होती है सर। हाँ, मैं आपको ये सच जरूर बोलूंगा कि सर इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा याद करने वाला कंटेंट ज्यादा है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा जरूर, बट कहीं ना कहीं ये चैप्टर थोड़ा सा याद करने वाला ज्यादा है। तो मैं आप लोगों के लिए जो मास्टर शीट तैयार कर रहा हूँ, वो मास्टर शीट में आपको सब मिलेगा। मैं तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट उसमें सब मिल जाएगा, वादा है मेरा। थोड़ा पेशेंस रखना, अभी एक बार मेरे साथ बैठ के बेसिक रिवाइज करो, बेसिक सेट अच्छा से करो, तब मास्टर शीट का मस्त उपयोग होगा सर, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, चलो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पता करना है सर। आओ भाई, सबसे पहली कहानी तो आती है सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? पहले तो ये सब समझ लो सर। सप्लायर कौन होता है? जो सप्लाई करता है सर्विसेज। रिसिपिएंट कौन होता है? सर जो रिसीव करता है सर्विसेज। अभी हम क्या पता करना चाह रहे हैं कि सर सप्लायर का लोकेशन क्या है, वो कहां से सप्लाई कर रहा है सर्विसेज या गुड्स, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला सर location of the supplier or service, it means where supply is made from a place of business for which registration has been obtained. The location of such place of business, सर जहां से आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया सर, ठीक है, लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। सर एक आध एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है सर। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, मैं यहां पर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेता हूं, सरकार बोलती है बढ़िया बढ़िया, यही आपका क्या बोलते हैं प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो जाएगा सर। मैं बोला कैसे? बोले आप तो यहीं पर अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बैठा के बैठे हो, यहीं के नाम से रजिस्ट्रेशन लियो, यही आपका लोकेशन है सर बिजनेस का, तो ये लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो गया। क्लियर? बैठा दिमाग में, जहां से रजिस्ट्रेशन लिया वहीं से बिजनेस कर रहा हूं, वही लोकेशन ऑफ द सप्लायर। सेकेंड केस, where a supply is made from a place other than a place of business for registration has been obtained, then in such case location of such fixed establishment। अब समझो सर ये क्या कहानी हुई। सर मैं अपने आप को रजिस्टर करके बैठा हूँ रायपुर से, बट जिसको मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ मुंबई से। ध्यान से सुनना सर, मैं अपने आप को, और मुंबई में मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ ना, मुंबई में मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्टर होता है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं क्या बोलते हैं रायपुर में रजिस्टर्ड हूं, ठीक है, पर मैं अपनी मुंबई के ऑफिस से क्या बोलते हैं सप्लाई कर रहा हूं सर्विसेज, तो सरकार बोली जहां आप फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट से सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज, आप रजिस्टर्ड प्लेस से तो नहीं कर रहे हैं, दूसरे एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे हैं, वो लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो जाएगा। तीसरा, ध्यान देना सर, अब अगर आप एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट से सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज, सर क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है सर। मैं अपनी दो ऑफिसेस को बोलूं कि एक पर्सन है सी, उसको सप्लाई करो, दो ऑफिसेस के थ्रू सप्लाई करो सर्विसेज। हो सकता है बिल्कुल, दो ऑफिसेस के थ्रू एक जन को सप्लाई करें अपन सर्विसेज।
सरकार बोली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर कि एक पर्सन एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट से सप्लाई करे। सरकार बोली फिर उस केस में वो एस्टैब्लिशमेंट जो मोस्टली कंसर्न है, मोस्टली कंसर्न मतलब ए और बी दोनों से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मेनली सबसे ज्यादा सर्विसेज कहां से दी जा रही है? मैं बोला मेन तो ए से हो जा रही है, बी सपोर्टिव के लिए, तो बोले बस ए इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। बोले ये भी ठीक है। सरकार बोली अगर इन तीन के हिसाब से आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर पता नहीं चल रहा है, तो सरकार बोली भैया फिर चौथा पॉइंट तो बोलता है यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सप्लायर। अब तो आप सप्लायर के घर ही पहुंच गए हो। तो मैं एग्जाम में कैसे याद रखता हूं? पहला, सबसे पहला जो मेरा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं पता, दूसरी जगह से प्रोवाइड कर रहा हूं सर्विसेज, तो जहां से प्रोवाइड कर रहा हूं फिक्स एस्टैब्लिशमेंट से। सर एक से ज्यादा फिक्स एस्टैब्लिशमेंट से कर रहा हूं जहां से मोस्टली कंसर्न है। सर तीनों में नहीं पता चल रहा है, सरकार बोली कहीं तो रहता होगा, घर तो होगा, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। पता है इतनी लड़ाई सिर्फ सर्विसेज में, गुड्स में लड़ाई नहीं होती है सर। सर क्यों? अरे यार गुड्स में ना जिंदगी भर पता चलेगा कि गुड्स का मूवमेंट कहाँ हुआ है, गुड्स में कभी छुपा ही नहीं पाओगे। अबे कैसे नहीं पता चलेगा गुड्स के केस में सप्लायर कौन है? अरे गुड्स क्या आत्मा थोड़ी भेज रही है सर, सप्लायर ही तो भेजेगा, तो सप्लायर जहां से गुड्स भेजेगा वो हमेशा पता चलेगा। बट सर्विसेज क्या होती है, कोई आदमी किसी भी कोने से कहीं से भी बैठ के किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है, इसीलिए सर्विसेज पे लड़ाई है, इसीलिए सर्विसेज पे लड़ाई है। गुड्स पे लड़ाई नहीं होती है, सर्विसेज पे लड़ाई होती है, क्योंकि सर्विसेज कहीं से भी बैठ के दी जा सकती है। अरे मैं यहां से बैठे बैठे दुबई में भी किसी को सर्विस दे सकता हूँ, और दुबई से बैठे बैठे मैं रायपुर में भी किसी को सर्विस दे सकता हूँ। सर्विस का दिक्कत होता है, गुड्स में दिक्कत नहीं होता। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अब अगर आप लोकेशन ऑफ सप्लायर समझ गए तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं पढ़ना चाहिए, नो इसको मत पढ़ो, क्योंकि ये सेम होता है ऊपर जैसा। आप ऊपर सीख गए तो नीचे क्यों पढ़ना? वही पॉइंट है सर, जहां रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है वो होगा। अगर रिसिपिएंट एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट में, या मान लो एक फिक्स एस्टैब्लिशमेंट जहां से रजिस्टर है उस एस्टैब्लिशमेंट में नहीं, दूसरे फिक्स एस्टैब्लिशमेंट में रिसीव कर रहा सर्विसेज, तो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट हो जाएगा। एक से ज्यादा रहा तो जिससे मोस्टली कंसर्न रहेगा सर, और इतना भी नहीं पता चल रहा है तो पता करो रेसिपिएंट का घर कहां है सर। अरे बात समझ बैठा दिमाग में सर? वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है सर। एक है लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बेसिस में डिसाइड होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है, इतना मैटर नहीं करती इस चैप्टर में। हाँ बट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट काम आती है, ऐसा नहीं है काम नहीं आती है, बट इस चैप्टर में इतना ज्यादा काम नहीं आती है सर। ठीक। और सर प्लेस ऑफ बिजनेस की बात है, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ कहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है? एक, जहां आप रजिस्ट्रेशन लियोगे जीएसटी का वो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा सर। ठीक है, देखो जहां से बिजनेस ऑर्डिनरली कैरिड ऑन है सर, वेयर हाउस भी आएगा, गोडाउन भी आएगा, एनी अदर प्लेस जहां पर आप गुड्स स्टोर कर रहे हो सर, जहां से आप सप्लाई कर रहे हो, जहां गुड्स रिसीव कर रहे हो, ठीक है, जहां मेंटेन कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां आप नहीं आपका एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, ये सब प्लेस ऑफ बिजनेस में आएगा। और एग्जाम में इन्होंने ना गोडाउन के नाम से चेक किया कि कितने स्टूडेंट्स को गोडाउन याद है कि नहीं। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस कोई टफ बात नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है सर। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए सर, पता होना चाहिए सर। ठीक है, देखो इन्होंने लिखा भी है, दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन सर। ये तो हम जो आपको दे रहे हैं वो एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी और प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। सर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? सर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट वो होता है सर जहां पर ह्यूमन या टेक्निकल रिसोर्सेज हो। सिर्फ आदमी बैठा देने से कुछ नहीं होगा सर। ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेज मतलब वहां पर उस ऑफिस में इतनी कैपेबिलिटी हो कि उस ऑफिस से आप किसी को सप्लाई भी कर सकते हो सर्विस, और वो ऑफिस सर्विसेज रिसीव भी कर सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। सिर्फ स्टाफ बैठा देने से कुछ नहीं होगा, स्टाफ बैठा देने से वहां कुछ नहीं होगा सर। वहां पर काम भी होना चाहिए, सफिशिएंट ह्यूमन एंड रिसोर्सेज टू सप्लाई एंड रिसीव सर्विसेज, तभी वो प्लेस ऑफ बिजनेस में आएगा सर, तभी वो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट में काउंट होगा सर। सिर्फ आदमी खोल के दुकान खोल के बैठा देना इज नॉट अ प्लेस फिक्स एस्टैब्लिशमेंट सर, ध्यान रखना सर। ठीक है, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी ये सब नहीं पढ़ना पड़ता आपको, ये नहीं पढ़ना पड़ता।
और सर इंटर स्टेट सप्लाई क्या बोलता है सर, सेक्शन 7 है सर, जो इंटर स्टेट सप्लाई की बात करता है सर। अब इंटर स्टेट इन्होंने बोला सर, बहुत मस्त है, ध्यान देना सर। इन्होंने बोला सेक्शन 7 बोलता है भाई कि इंटर स्टेट की बात है, और इंटर स्टेट में इन्होंने बोला सर कि हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। हम दो चीजें देखते हैं सर, एक ये, एक ये। सर अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में, तो CGST SGST। सर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग स्टेट्स में, तो IGST सर। ये देखो, 2 डिफरेंट स्टेट्स IGST, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी IGST, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी तो भी IGST की कहानी हो जाती है सर, तो उसको इंटर स्टेट मान लिया जाता है। समझ आया? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अभी अपन बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स पढ़ने वाले, टेंशन ना लो। अभी तो ये सेक्शन 7 ही है सर, सेक्शन 7 बेसिक है, बेसिक क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको कि सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर कहाँ का है और वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है सर, उसके बेसिस में डिसाइड किया जाएगा CGST होगा, SGST होगा, क्या IGST होगा। क्लियर? आओ सर, इसके बाद सेक्शन 10, सेक्शन 10 नीचे अपन पढ़ने वाले सर, टेंशन ना लो। एक चीजें, कुछ छोटी छोटी बातें जो याद रखना सर। सबसे पहला इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसे डीम्ड इंटर स्टेट मानते हैं, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हो तो इंडिया के बाहर से आ रहा है, तो सरकार बोलती है उसे हम इंटर स्टेट ही मानेंगे, और उसमें IGST की कहानी होती है। अभी आप लोग इंटर में हो, फाइनल में पढ़ोगे सर, कस्टम ड्यूटी होती है, उसमें IGST लगता है, C और S नहीं लगता सर। ठीक है, बैठा है दिमाग में? आओ, विथ रेफरेंस टू सर्विसेज, इन्होंने बोला सर सर्विसेज के केस में इंटर स्टेट में जाएंगे, तो एक तो सेक्शन 7 हम पढ़ते ही हैं, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। 10 होता है गुड्स के लिए, 12 होता है सर्विसेज के लिए। देखो, 10 होता है गुड्स के लिए, अभी अपन नीचे पढ़ने वाले हैं, 12 होता है सर्विसेज के लिए, ध्यान रखना। तो अगर इंटर स्टेट की बात है तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ सप्लायर कहाँ का है, फिर दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा सर प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। दोनों अगर डिफरेंट स्टेट में तो IGST, सर दोनों डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में तो IGST, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है तो भी IGST। समझ आया? हमेशा याद रखना, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, बेस मत भूलना सर, बेस मत भूलना। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस मैंने आपको बताया, एक ये भी कुछ पॉइंट है, ध्यान दो सर। सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। मतलब मैं इंडिया से बाहर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट को तो अपन ने इंटर मान लिया था, इन्होंने बोला एक्सपोर्ट को भी हम क्या मानेंगे, इंटर ही मानेंगे। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, दोनों ही इंटर माने जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टू और बाय SEZ यूनिट और डेवलपर। सर आप अगर SEZ को सप्लाई कर रहे हैं या SEZ आपको सप्लाई कर रहा है, दोनों केस में इंटर स्टेट ही मानते हैं, दोनों केस में इंटर स्टेट ही मानते हैं। हो सकता है सर SEZ और आप दोनों एक ही स्टेट के अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या मानते हैं, इंटर स्टेट ही मानते हैं। लिखा है ना सर डीम्ड, डीम्ड मतलब मान के चलना, हम मानते ही है सर कि वो इंटर स्टेट है। क्लियर हुआ? आया बेटा दिमाग में? फिर एक बात तो जबरदस्त है इनकी, इन्होंने बोला सर ऐसी कोई भी चीज जो इंट्रा नहीं है वो सब इंटर है। मैं बोला ये मस्त है यार, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है सर ये इंटर नहीं हो सकती, सरकार बोली वो इंटर है, वो इंटर है, क्योंकि IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इसीलिए वो उसको क्या मान लेते हैं, इंटर मान लेते हैं। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो नीचे डिटेल में ये कवर होता भी है, नीचे डिटेल में कवर हो जाएगा। अब सेक्शन 8 आया, ध्यान दो ध्यान दो, ये बेस क्रिएट कर रहा हूं मैं आपका, नीचे चालू होगा मेन प्रोविजंस, तो अभी तो बेस बन रहा है सर। सेक्शन 7 इंटर के लिए बात करता है, सेक्शन 8 इंट्रा के लिए बात करता है, सेक्शन 10 गुड्स के लिए बात करता है, सेक्शन 12 सर्विसेज के लिए बात करता है। ठीक है, तो सर अगर मेरे को किसी को इंट्रा स्टेट मानना है तो सरकार बोली देखो भाई लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में होना चाहिए। मैं बोला मतलब सर मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं सामने ऑफलाइन, मैं छत्तीसगढ़ में हूं, वो भी छत्तीसगढ़ के है सर, सर तो CGST लगता है और SGST लगता है सर। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में?
पर सर सरकार ने बोला था सर ध्यान रखिएगा ये तीन चीजें इंट्रा स्टेट सप्लाई में नहीं आती है सर। एक तो आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हैं या एसईजेड आपको सप्लाई कर रहे हैं, पहला। दूसरा सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट खेलोगे तो वो इंट्रा नहीं माना जाता। और सप्लाई मेड टू अ टूरिस्ट, अब ये अभी आपके काम का नहीं है क्योंकि फाइनल में टूरिस्ट वाले सेक्शन के ऊपर टैक्स लगाने का तरीका होता है, इंटर में नहीं है। बस नाम दिया हुआ है कि टूरिस्ट को भी अगर सप्लाई करते हो तो वो इंटर ही माना जाएगा, इंट्रा नहीं माना जाएगा। क्लियर, ध्यान रहेगा सर। सर्विसेज के केस में भी सेम कहानी सर, अगर आपको उसे इंट्रा मानना है तो पहले चेक करो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों सेम स्टेट तो सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और सर्विस है तो सेक्शन 12, सर्विस है तो सेक्शन 12, ठीक है। इसके बाद देखो सर सेक्शन 9 सर, क्योंकि सर 7 हम पढ़े इंटर के लिए था, 8 हम पढ़े इंट्रा के लिए था, 9 आता है सर जहां पर आप किसी को जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो या गुड सप्लाई कर रहे हो और वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में इंडिया होता है ना सर। लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर, द लोकेशन ऑफ सच सप्लायर, ठीक है। और ये इन्होंने बोला सर कि अगर मान लो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई की अगर लड़ाई हो, कोई पर्सन है जो टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो सरकार बोलती है इस केस में क्या होगा, एकदम सिंपल है सर। लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या हो जाएगा सर, वो टेरिटोरियल वाटर। अब बात ये आ रही है सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इन्होंने बोला सर प्लेस ऑफ सप्लाई जो आप टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई कर रहे हो उससे जो नियरेस्ट कोस्टल लाइन है, नियरेस्ट कोस्टल लाइन है सर, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जनरली इससे एग्जाम में क्वेश्चन ना उसको लेके आता है सर, कर्नाटका और तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु या कर्नाटका या केरला, इसको लेके ही आता है सर, ठीक है। क्योंकि वो कोस्टल लाइन से नियरेस्ट है, वहां टेरिटोरियल वाटर में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जाती है या टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई की जाती है, तो उस केस में नियरेस्ट कोस्टल लाइन देखी जाती है सर। और नियरेस्ट कोस्टल लाइन के बेसिस में डिसाइड किया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर आप एक बात बताओ, हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी डिसाइड करने के लिए क्या चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर हमने क्या बोल दिया सर, टेरिटोरियल वाटर में अगर सप्लायर काम कर रहा है तो वही लोकेशन है सप्लायर की। और प्लेस ऑफ सप्लाई हमने क्या बोला सर, वो भले टेरिटोरियल वाटर में सप्लायर बैठा है पर सर वो टेरिटोरियल वाटर से जो सप्लाई कर रहा है, आप ये बताओ सर कि नियरेस्ट कोस्टल लाइन क्या है सर, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, नियरेस्ट कोस्टल लाइन सर, ठीक है। तो वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, इसके बेसिस में डिसाइड होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। क्लियर है, बैठा दिमाग में, एकदम सिंपल। सेक्शन 7 आपका बात करता है सर इंटर का, सेक्शन 8 इंट्रा का, सेक्शन 9 टेरिटोरियल वाटर, सेक्शन 10 गुड्स, सेक्शन 11 आप नहीं पढ़े हो बता देता हूं, सेक्शन 11 होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेक्शन 12 सर्विसेज, ठीक है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 10 पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर, यहीं से तो मेन कहानी चालू होती है इंटर वालों के लिए सर। तो सेक्शन 10 बोलता है सर, अच्छा ऐसा नहीं है फाइनल में नहीं है, फाइनल वालों के लिए भी ये कहानी है सर। अब सेक्शन 10 क्या बोलता है, सेक्शन 10 बहुत सिंपल बोलता है सर कि मैं डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई होता हूँ। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो विद इन इंडिया हो, मैं उसी पे अप्लाई होता हूँ, उसके अलावा किसी पे अप्लाई नहीं होता। मैं बोला ठीक है भाई, चलो ये भी मान लिए सर, मतलब इंट्रा अगर मैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करूँ तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 10 सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स पे। क्लियर। अब इसमें सबसे पहला है सर वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्या होना चाहिए, गुड्स का मूवमेंट होना चाहिए, एकदम सिंपल है सर। वर्धमान सर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ही इज अ सप्लायर, एक रिसिपिएंट है सर और रिसिपिएंट का नाम मिस्टर एक्स है और ये बंदा दिल्ली का है सर। तो इन्होंने बोला सर जहां पर गुड्स का मूवमेंट हो सकता है, मैं बोला हाँ हाँ, मैं ये जो दिल्ली वाला आदमी है उसको एसी ही तो बेच रहा हूं, तो गुड्स का मूवमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इन्होंने बोला सर जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। मैं बोला गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट तो दिल्ली में ही हो रहा है सर, वो आदमी दिल्ली में ही गुड्स रिसीव कर रहा है,
सरकार बोली बढ़िया है भाई, फिर तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दिल्ली। सप्लायर कहाँ का है सर, छत्तीसगढ़। तो सर दो अलग अलग स्टेट्स हो गए। तो सरकार बोली आईजीएसटी लगेगा। मैं बोला नहीं नहीं, मेरे को ना एक डाउट था, मेरे को आपसे ये पूछना था, गुड्स पहुंचा तो दिल्ली से, मैं मना नहीं कर रहा, बट ना गुड्स मान लो, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि गुड्स पहले छत्तीसगढ़ से एमपी गया, एमपी से फिर दिल्ली गया। सरकार बोली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को कितने भी स्टेट्स घुमाना है, तू 100 स्टेट्स घुमा, हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि गुड्स का मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, हमें इससे मतलब है। तू उसे 1 स्टेट में घुमा, 5 स्टेट में घुमा, 100 स्टेट में घुमा, हमें कोई मतलब नहीं है। जहां इसका मूवमेंट टर्मिनेट हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। जहां टर्मिनेट हुआ मूवमेंट वही प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ, बैठा है दिमाग में, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट 10(1)(b, इसको ना आप चाहो तो लिख लो सर, बिल्ड टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं सर, इसको लिख के रख लो, इसको बिल्ड टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझना। चलो एग्जांपल लेते हैं सर। वर्धमान सर एक सप्लायर है, ठीक है, उसको बोले भाई एसी भेज दे, मेरे को एसी चाहिए अपने दुकान के लिए। सप्लायर बोला बिल्कुल भैया भेज देता हूँ एसी, कितने पीस भेजूं, मैं बोला 100 पीस भेज दे। बोले ठीक है भैया 100 पीस आपके पास भेज देता हूँ। वर्धमान सर छत्तीसगढ़ में, ये आदमी मुंबई में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये मेरे पास गुड्स भेजने वाला था, उतने में एक एक्स करके पर्सन है, जो बंदा दिल्ली का है, ठीक है। वो वर्धमान सर के पास आया और वर्धमान सर को बोला सुनो ना, मेरे को पता चला है कि आप ना मुंबई से 100 एसी मंगा रहे हो। बोला हाँ मंगा तो रहा हूँ, बट अभी आया नहीं है। बोले नहीं नहीं बात नहीं समझ रहे हो, आप मत मंगाओ। बोले हैं मैं नहीं मंगाऊंगा तो कौन मंगाएगा बे। बोले नहीं नहीं मतलब आप समझ नहीं रहे हो। बोले आपके पास मत मंगवाओ, डायरेक्टली सप्लायर को बोलो कि मेरे पास छोड़ देगा। बोले मैं पूछा ऐसा क्यों। बोले देखो एक्स मेरे को समझाया, बोला पहले आप मंगाओगे, फिर मैं आपके पास से अपने पास मंगाऊंगा, आपको नहीं लगता डबल भाड़े का खर्चा, टाइम पास अलग हो जाएगा सर, क्यों ना अपन कॉस्ट बचाए। बोला हाँ यार गलत तो नहीं है, पाप तो नहीं है, तो सही है, नॉर्मल बिजनेस है और मैं कोई चोरी चमारी तो कर नहीं रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, ये हो गया सप्लायर, ये हो गया रेसिपिएंट, क्योंकि यही गुड्स रिसीव कर रहा है। वर्धमान सर हो गए थर्ड पर्सन, क्योंकि मैं गुड्स रिसीव कर ही नहीं रहा हूं, मैं थर्ड पर्सन हूं। तो ये जो सप्लायर और वर्धमान सर के बीच की कहानी है, इसको बोलते हैं बिल्ड टू शिप टू मॉडल। इसको बोलते हैं बिल्ड टू शिप टू मॉडल, बिल्ड टू शिप टू मॉडल। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन, जो कि क्या है, छत्तीसगढ़। तो सप्लायर कहाँ का था, मुंबई का। वर्धमान सर कहाँ के, छत्तीसगढ़। क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्या लगेगा, आईजीएसटी। एक स्टूडेंट बोला सर सप्लायर अगर रिसिपिएंट को डायरेक्टली माल भेज रहा है तो बिल भी मत बनाए वर्धमान सर के नाम से। मैं बोला पागल है, सप्लायर जानता भी नहीं है रिसिपिएंट को, सप्लायर जानता भी नहीं है रिसिपिएंट को, क्यों उसके नाम से डायरेक्ट बिल बनाएगा। और खरीदा मैं हूं ना, और मैं अपना प्रॉफिट जोड़ के रिसिपिएंट को दूंगा ना, वाह मतलब कॉस्ट में दे दूं। सीरियसली यार ऐसे कैसे हो सकता है, अरे बात समझ। अब वर्धमान सर एक्स को बेचे माल, तो सर ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ये कवर होता है 10(1)(a) में या फिर सी में, डिपेंड करता है सर। अभी तो 10(1)(a) पढ़ के आए हो सर, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड था सर। तो सर मूवमेंट कहां पर टर्मिनेट हुआ सर, दिल्ली सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया सर, दिल्ली सर। तो सर इनके बीच के ट्रांजेक्शन में क्या लगेगा सर, आईजीएसटी। समझ आया, बहुत सिंपल है बिल्ड टू शिप टू मॉडल, बहुत सिंपल है। अच्छा अब एक स्टूडेंट मुझे पूछा सर एग्जाम में अगर बिल्ड टू शिप टू मॉडल आता है तो आपको नहीं लग रहा है 2 ट्रांजेक्शन हो गए। मैं बोला वेरी गुड वेरी स्मार्ट सर। बोले नहीं 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 सर मैं ये पूछ नहीं रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये था मेरे को एग्जाम में दोनों लिखना है कि एक लिखना है। अरे मेरे भाई दोनों लिखना होता है, दोनों लिखना होता है, एक लिखेगा मार्क्स काट देंगे।
एक लिखेगा तो मार्क्स भी आधा कर देंगे, ठीक है। बिल्ड टू शिप टू मॉडल वाला भी लिखना पड़ता है और ये वाला भी लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आओ नेक्स्ट 10(1) सी, देखो यहां पर लिखा था ना सर, मैं समझाया नहीं था इसलिए मैंने उसको बोला नहीं। अब यहां देखो, वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ध्यान देना सर। सर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, नहीं। समझो, एग्जाम्पल देता हूं सर। वर्धमान सर सप्लायर मिस्टर एक्स, ठीक है, ध्यान से देखना, मिस्टर एक्स, इसको मैंने ना मशीन दी थी सर, ठीक है, रेंट पे, और मिस्टर एक्स ये मशीन को यूज कर रहा है। अब मिस्टर एक्स ने ना वर्धमान सर को बोला, सर मैं ना ये मशीन खरीदना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस इस मशीन से सेट हो गया और मेरे को ये मशीन पसंद भी आ गई, मेरे को ये मशीन खरीदना है। समझो मेरी बात, मशीन किसके पास है? पहले से मिस्टर एक्स की फैक्ट्री में ही है। जब वर्धमान सर ये मशीन एक्स को बेचे, सप्लाई किए, तब भी मशीन कहाँ थी? मिस्टर एक्स की फैक्ट्री में ही थी। क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ? नहीं सर, वो तो वहीं का वहीं पड़ा है। कहाँ हुआ? मशीन पहले भी एक्स के पास थी, आज भी एक्स के पास है, मूवमेंट हुआ ही कहाँ? मूवमेंट हुआ ही नहीं। देख लो, आप जितना सोचना है सोच लो, मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो सरकार यही बोलती है, अरे नहीं हुआ मेरे भाई मूवमेंट। तो इस केस में जहां पर गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर गुड्स डिलीवर किया जा रहा है या फिर अवेलेबल करवाया जा रहा है। और अवेलेबल कहां करवाया जा रहा है? मिस्टर एक्स की फैक्ट्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। और मान लो वर्धमान सर छत्तीसगढ़, मिस्टर एक्स भी छत्तीसगढ़, तो सरकार बोली भैया फिर तो सी और एस की बात कर लो, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर छत्तीसगढ़, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया सर? मिस्टर एक्स की फैक्ट्री सर, जहां पर गुड्स डिलीवर किया गया है या अवेलेबल करवाया गया है, तो सरकार बोली छत्तीसगढ़, तो CGST SGST। क्लियर? देखो, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी चाहूं तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं फाइनल पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ मैं कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ। बट क्यों? वो इंटर में इतना कॉम्प्लिकेट करता ही नहीं है, तो क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना? सिंपल रखो, एकदम सिंपल। नहीं, अगर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके चैप्टर बताऊंगा ना सर, आपको इस चैप्टर से नफरत हो जाएगी, आपको लगेगा भाई क्या चैप्टर है, दर्द हो गया ये चैप्टर। इसीलिए अगला 10(1) CA, अब इसको समझो सर, ध्यान देना सर। इसमें मैं आपको कुछ चीजें अंडरलाइन कराता हूं और लिखाऊंगा, वो आप भी लिखेंगे सर, ठीक है। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड इज मेड टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब प्यार से इसको लिख लो सर कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हो। तो सर 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 आप ये ऐसा क्यों लिखा है? मैं इसलिए लिखाया, एक पर्पस है, और पर्पस समझाता हूं। ये पहला वाला जो पॉइंट है ना, इसमें लिख लो, लिखा नहीं है कहीं, लिखा नहीं है, अरे पूरे प्रोविजन में कहीं नहीं लिखा है, पूरे सेक्शन में कहीं नहीं लिखा है, पूरे एक्ट में कहीं नहीं लिखा है। बट ये समझदारी है आपकी कि सर ये वाला पॉइंट ना रजिस्टर्ड पर्सन को जब आप सप्लाई करते हो तब अप्लाई होता है, और ये वाला जो पॉइंट है ना सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो तभी अप्लाई होता है सर। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, मेरे हिसाब से तो काफी काफी ध्यान देने वाली बात। तो सर एकदम सिंपल है सर, अगर वर्धमान सर, ठीक है, जो खुद छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, एक कस्टमर आया उनके पास और कस्टमर बोला भैया मुझे ना आपकी दुकान से ना AC चाहिए। मैं बोला दिया यार, चिंता वाली बात क्या है, वो भी छत्तीसगढ़ का है, मैं भी छत्तीसगढ़ का हूँ, ठीक है, दोनों ही छत्तीसगढ़ के हैं। अब सरकार बोलती है सामने वाला रजिस्टर्ड है। मैं बोला अबे पागल हो क्या, कस्टमर है, रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है? जनरली कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं होते GST में, ठीक है, एंड यूजर है वो। सरकार नाराज क्यों होता है? हम इसलिए पूछ रहे थे भाई कि 10(1) A अप्लाई करें कि C अप्लाई करें। मैं बोला CA अप्लाई होगा, इसमें थोड़ा ढंग से बोला करो। मैं बोला C और CA में अंतर है, ठीक है। C जहां पर गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है, और CA जहां पर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो, तो ये CA में आएगा, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज, कई बार जो सबसेक्शन लिखने, क्लॉज लिखने में जो गड़बड़ होती है ना सर, वो यही है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सरकार मेरे से पूछी
दो बातें पूछी। सरकार बोली क्या उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का तेरे पास एड्रेस है? मैं बोला हाँ हाँ, मैं बिल बनवाया, बिल बनवाते टाइम पूरा एड्रेस लिया हूं। सरकार बोली वेरी गुड, तेरे पास जो एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। मैं बोला अच्छा, मान लो अगर एड्रेस नहीं लेता तो? सरकार बोली तू कहां पर बैठा है बे? मैं बोला मैं तो छत्तीसगढ़ में हूं। सरकार बोली वेरी गुड, ये छत्तीसगढ़ ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि इस कस्टमर को ढूंढना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सर, हम कस्टमर तक नहीं जाएंगे, हम क्यों ढूंढे, हम तेरे को ही पकड़ेंगे साले। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। इसीलिए आजकल अपन जब शॉपिंग वगैरह में जाते हैं तो आप देखना वो हमसे डिटेल्स लेते हैं सर, वो हमसे डिटेल्स लेते हैं। जनरली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेते हैं, कई लोग तो एड्रेस भी लेते हैं सर। तो अगर एड्रेस है, आपने एड्रेस लिया है, तो सर जो एड्रेस लिया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर आपने एड्रेस नहीं लिया तो हम सप्लायर को बोलेंगे भैया जहां से तू सप्लाई कर रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये चीज ध्यान रखना। कभी आप लोग मॉल वगैरह या कहीं पर भी परचेजिंग वगैरह में जाओगे तो बहुत कॉमन है, ये दिखेगा, ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला देखो, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। बोले ये क्या होता है? बोले ध्यान से सुनना सर। वर्धमान सर ना कोचिंग सेटअप कर रहे थे, तो कोचिंग सेटअप करने के लिए ना मेरे को प्रोजेक्टर और लैपटॉप और कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह सब सेटअप कराना था। तो मैंने लैपटॉप वगैरह, डेस्कटॉप को असेंबल करवाया और प्रोजेक्टर वगैरह को इंस्टॉल कराया। सरकार मेरे से पूछी कहाँ का इंसान है जिससे तू कराया? मैं बोला मुंबई का आदमी है सर। ठीक है, मुंबई पुणे में बहुत क्लासेस चलती है ना सर, तो मुंबई पुणे का आदमी, उसको बुलाया क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास सेटअप करने का। सरकार बोली वेरी गुड, तो सप्लायर हम मुंबई का मान लिए। बोले कहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है? अरे मैं बोला मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, रायपुर में हो रहा है इंस्टॉल। सरकार बोली प्लेस ऑफ सप्लाई जहां इंस्टॉल या असेंबल किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ हो गया। तो क्या लगेगा सर? IGST लगेगा सर। समझ आई बात? अगला, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। अब इसको समझो सर। सर अपन ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ट्रेन और फ्लाइट में भूख लगती है तो हम कुछ खाते पीते हैं। तो अब बात यह है सर, हम तो खाते पीते हैं बट वो खाना पीना आ कहाँ से रहा है? भाई वो खाना पीना भी तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, तो उस पर भी तो GST की बात है। तो सरकार बोलती है सुनो, आप ये देखो कि गुड्स कहां पर चढ़ रहा है। मैं बोला है, मैंने नहीं समझा। सरकार बोली देखो पता है, मेरे साथ हुआ था, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। वर्धमान सर ना यहाँ से प्रयागराज जा रहे थे। ठीक है, अब प्रयागराज जो जा रहे थे वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी सर, वो वाया नागपुर होते हुए गई थी। ठीक है, वाया नागपुर होते हुए। तो वर्धमान सर फ्लाइट में चढ़े इंडिगो की। ठीक है, वो वाया नागपुर होते हुए प्रयागराज गई सर। अब बात ये हुई सर, नागपुर में जब फ्लाइट हॉल्ट करी, ठीक है 1 आवर का हॉल्ट था, तो उन्होंने फ्लाइट में हमें खाने पीने का दिया सर। तो सर वहां पर जो फ्लाइट वाले थे जिन्होंने मुझे सर्व किया, अटेंडेंट, मैंने उनसे पूछा कि सर आप ये बता दीजिए कि ये खाना पीना आप कहाँ चढ़ा रहे हैं? बोले सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं बोला इसलिए पूछ रहा हूं, जहां आप चढ़ाओगे वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जहां आप चढ़ाओगे वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बोले सप्लायर? मैं बोले सप्लायर तो पता होगा ना गुड्स का कि कौन सप्लाई कर रहा है, इसमें कैसे छुपेगा सर? भाई जिसका ब्रेड, फ्रूटी, जैम सब ला के दे रहे हो, पता तो होगा ना किसका है। सरकार बोली हाँ 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 सप्लायर पता है, इंडिगो वाला बोला सप्लायर पता है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई का डाउट था सर। मैं बोला प्लेस ऑफ सप्लाई मैं क्लियर कर देता हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा जहां पर आप इन गुड्स को चढ़ा रहे हो सर, जहां आप इन गुड्स को चढ़ा रहे हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर मैं तो ट्रेन में भी गया हूँ। बोला वेरी गुड सर, ट्रेन में गया था ना, तो मैं सर मान लो एक स्टेशन दूसरा स्टेशन ऐसे गया। ठीक है, तो सर मैं तो ऑर्डर करता हूँ, एक स्टेशन में ऑर्डर करता हूँ, दूसरे स्टेशन में वो मुझे डिलीवर कर देते हैं। मैं बोला सही तो है। तो बोले सर दूसरे स्टेशन में गुड्स चढ़ता है, तो क्या दूसरा स्टेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा? मैं बोला परफेक्ट, सीख गया भाई तू।
फिर सर सप्लायर कहाँ का होगा? मैं बोला यार सप्लायर तो पता होगा ना, कहाँ का है, रजिस्टर्ड लिखा होगा ना, सप्लायर कहाँ से रजिस्टर्ड है और कहाँ से सप्लाई कर रहा है सर। तो सप्लायर में कोई लड़ाई नहीं होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई में लड़ाई होती थी, क्योंकि हो सकता है कि गुड्स कहीं पर चढ़ाया जाए, आपको सर्व गुड्स कभी भी हो उससे फर्क नहीं होता, सर गुड्स कहां पर चढ़ाया जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप समझो ट्रेन में पेंट्री हाउस होता है सर, सोचो गुड्स कहां पर चढ़ता होगा और कहां सर्व होता होगा गुड्स, कहां बेचा जा रहा है गुड्स। बेच तो आप कहीं भी सकते हो, इन्होंने बोला जहां गुड्स चढ़ेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। क्लियर हुआ? इसके बाद इन्होंने बोला सर कि अगर आप ऊपर के प्रोविजन के बेसिस में नहीं डिटरमाइन कर पा रहे तो फिर रूल्स रहते हैं, रूल्स अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है सर। तो सेक्शन 10 की ये 5 ट्रांजेक्शन्स जिन पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं इन केस ऑफ गुड्स, और जो सेक्शन 12 है वो काय के लिए सर? सर्विसेज के लिए। चलो सेक्शन 12 देखते हैं अपन, सर्विसेज वाला देखते हैं। चलो अब अपन ना सेक्शन 12 में सर्विसेज देखते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 12 जो बोलता है वो सर्विसेज को कवर करता है, और वो सर्विसेज जो कवर करता है वो विद इन इंडिया वाली कवर करता है, आउटसाइड इंडिया वाली इंटर वालों के सिलेबस में नहीं होती है, ठीक है। सेक्शन 12(2) जो है ये जनरल है, ये अपन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल प्रोविजन लास्ट में पढ़ेंगे, पहले स्पेसिफिक वाला पढ़ते हैं। अब स्पेसिफिक वाले में सबसे पहला है 12(3), सेक्शन 12(3) क्या बोलता है, ध्यान से सुनना समझना, इजी है टफ नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी, अगर आप इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अब कौन सी सर्विसेज हो सकती है? देखो सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर्स एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट, एस्टेट एजेंट, ठीक है। Any services provided by way of grant of right to use immoral property, right to use immoral property, समझ आ रही है? right to use immoral property, वो होर्डिंग में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, याद आया? right to use immoral property, और for carrying out coordination of construction work। तो सरकार बोली अगर आप इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सब सर्विसेज पे जाते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन एट विच द इमोरल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। सर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड मतलब सर जहां प्रॉपर्टी अभी तो नहीं बनी है बट फ्यूचर में यहीं बनेगी सर, ठीक है। ऐसा इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आर्किटेक्ट की सर्विस प्रॉपर्टी बनने के पहले ली जाती है, तो सर प्रॉपर्टी तो अभी बनी नहीं है, सरकार बोली कोई बात नहीं, जहां आप प्रॉपर्टी बना रहे हो इंटेंडेड टू बी लोकेटेड सर, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर? आगे देखना, सर्विसेज, इसको ऐसे ही पढ़ना, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय अ होटल इन गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इंक्लूडिंग अ हाउस बोट और एनी अदर वेसल। लॉजिंग एकोमोडेशन, सर आप इमोरल प्रॉपर्टी काय के लिए देख रहे हैं सर? समझो सर, इमोरल प्रॉपर्टी काय के लिए देख रहे हैं सर? लॉजिंग एकोमोडेशन, मतलब आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वहां पर सर होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इंक्लूडिंग अ हाउस बोट और अदर वेसल। हाउस बोट जनरली कर्नाटका और केरला में दिखेगा आपको। तो ये सब जगह अगर आप एकोमोडेशन लेते हैं, रहते हैं, ठीक है, वहां पर रहने जा रहे, मतलब वहां पर जैसे मान लो मैं मनाली घूमने गया तो मनाली में कोई होटल बुक किया सर, लॉजिंग एकोमोडेशन सर्विसेज, तो सरकार बोलती है जहां वो इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या फिर हाउस बोट या फिर वेसल जहां लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। क्लियर? आओ सर, by way of accommodation in any immoral property for organizing any marriage, ध्यान देना सर, और रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड देयर टू, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, बिजनेस फंक्शन, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी। आप समझ नहीं रहे हो, अरे ये इतना वाइड है जिसमें सब कुछ कवर होता है। जैसे आप इंटर्नशिप वगैरह में जाओगे तो ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह होती है, ठीक है। आप ऑडिट वगैरह के लिए जाते हो सर, तो ऑडिट वगैरह के लिए जाते हो तो सर वहां पर होटल वगैरह में स्टे करते हो सर,
देखो लिखा हुआ ना, एकोमोडेशन इन एनी इमोरल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज। सर जहां शादी होती, शादी का फंक्शन के लिए सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी, होटल रूम रेंट पे लिया जाता है सर। ठीक है, मैरिज, रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड देयर टू, हो सकता है मैरिज हो, रिसेप्शन हो, या कुछ उसी टाइप के फंक्शन हो, बेबी का फर्स्ट शावर, ये वो दुनियादारी जो भी हो सकता है सर। ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस सब हो सकता है। अपन नवरात्रि मनाते हैं, कल्चरल फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस फंक्शंस हो सकता है, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन, ठीक है, उस फंक्शन से रिलेटेड अगर कोई और भी सर्विसेज है, जैसे कि आप इमोरल प्रॉपर्टी में एकोमोडेशंस ले रहे हो सर, तो सर उस एकोमोडेशंस के साथ साथ आपको और भी वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है सर। ठीक है, टू सच फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन, उस फंक्शन से रिलेटेड एट सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में उस फंक्शन से रिलेटेड और भी कुछ सर्विसेज दी जाए। जैसे सर रूम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है आपको सर, लॉन्ड्री की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारी है। एनी सर्विसेज एंसिलरी, एंसिलरी मतलब सपोर्टिंग सर्विसेज सर, सपोर्टिंग सर्विसेज टू द सर्विसेज रिफर्ड इन ए बी सी। सर ये ए था, ये बी था और ये सी था। इन तीनों सर्विसेज से रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज भी हो तो सरकार बोली जहां इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। इसके इतने ऑप्शंस और इतने एग्जांपल्स होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। हम तो क्लासेस में बहुत डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, इसकी एंडिंग ही नहीं है सर। आप सोच के देखो कितने सारे बिजनेस फंक्शंस वगैरह, मैरिज फंक्शन, कल्चरल, रिलीजियस, सोशल गैदरिंग बहुत होती है यार, बहुत बहुत स्टैंड अप कॉमेडियंस आते हैं सर, बड़े बड़े कंसर्ट्स होते हैं सर। तो आप समझो बहुत सारी चीजें। अब कंसर्ट होते हैं तो जिसका भी कंसर्ट होता है वो रोड पे तो नहीं सोता है सर, ऑब्वियस सी बात है सर। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। इफ द लोकेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब अगर आपकी इमोरल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के, पर आपका सर इमोरल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल आउटसाइड इंडिया हो गया तो सरकार बोलती है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर। और मान लो कि सर मैं जिस इमोरल प्रॉपर्टी को बुक कर रहा हूं, होटल को बुक कर रहा हूं, वो होटल चेन होटल है। सर चेन होटल क्या होता है? जैसे मैरियट है, रेडिसन है, ये सब चेन होटल्स है। इनकी ना ब्रांचेस एक से ज्यादा पिकनिक स्पॉट्स पे, जैसे रेडिसन का बताता हूँ, वो मनाली में भी है, आप उसको वाइजैक में भी देखोगे। तो सरकार बोलिए अगर आपका इमोरल प्रॉपर्टी या बोट या वेसल एक से ज्यादा स्टेट्स में है तो सरकार बोली उस केस में हम एक से ज्यादा स्टेट्स में प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे और वैल्यू होगा उस बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी जहां पर जितना टाइम पीरियड आप स्टे करते हैं। जैसे मैं विशाखापट्टनम में 2 दिन रहता हूं, मनाली में 3 दिन रहता हूं, तो अगर मेरी वैल्यू 50,000 की है तो उस केस में 2 दिन वाइजैक का है तो 20,000 और मनाली 3 दिन का है तो 30,000 मनाली का। ऐसे हम वैल्यू को बांट देंगे। इन्होंने बोला सर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया जाएगा और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होगा तो एज मे बी द रूल प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके मैंने रेगुलर क्लासेस में बहुत एग्जांपल्स कराए स्टूडेंट्स को, बेहद एग्जांपल, क्योंकि बहुत है यार इसका, अरे बाप रे आप सोच भी नहीं सकते, बहुत एग्जांपल्स है, बहुत एग्जांपल्स। ठीक है, याद रखना ये वाला पॉइंट और नीचे आपको एक पॉइंट सिखाने वाला हूं जिस पे आप कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में जब आया था तो स्टूडेंट कंफ्यूजन में गलत आंसर लिखे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल है, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। प्यार से इसको पता है फाइनल वाले क्या बोलते हैं सर? परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। ठीक है, इसको परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस भी बोला जाता है सर। तो सरकार बोलती है सर जहां पर ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जाएगी ना सर, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए इसको परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस बोला जाता है, जब तक सामने वाला नहीं होगा आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते सर। ठीक है, सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओ भाई साहब, ट्रेनिंग तो बड़ी जबरदस्त चीज है ना सर। आप भी तो इंटर्नशिप में ट्रेनिंग में जाते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स होती है आप लोगों की, एमबीएस ट्रेनिंग में जाते हैं, अरे कौन नहीं जाता, पुलिस वाले तक ट्रेनिंग में जाते हैं भाई सब। तो ट्रेनिंग की सर्विसेज आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन,
लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, तो सर जहां पर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म देखा जाता है सर, जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, सॉरी। अगला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशन एंटरटेनमेंट इवेंट अम्यूजमेंट पार्क एंड सर्विसेज एंसिलरी देयर टू। बोला कौन सा है भाई, कुछ तो बता दे। सरकार बोली नवरात्रि के गरबा में जाते हो? मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोले वो गरबा में टिकट लगती है? मैं बोला हाँ वो टिकट लगती है। बोले बस वही टिकट की बात कर रहे हैं हम, उस टिकट के बेसिस में एडमिशन मिलता है? मैं बोला हाँ। और कोई? बोले स्टैंड अप जाते हो? मैं बोला हाँ। मैं बोला और कोई? बोले मेरे भाई कंसर्ट्स जाता है? मैं बोला हाँ। बोले और कोई? वो क्रिकेट का मैच वगैरह होता है, टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें जाता है? बोला हाँ। अरे बहुत है, कान्हा नेशनल पार्क जाते हो, अम्यूजमेंट पार्क्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो सरकार बोलती है वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेसेस लोकेटेड। अगर पार्क वगैरह है तो जहां पर वो पार्क वगैरह है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और अगर इवेंट से रिलेटेड है तो जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड होगा। क्लियर? अगला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशनल एंटरटेनमेंट इवेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सॉरी, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस फेयर एग्जीबिशन सेलिब्रेशन और सिमिलर इवेंट। बोले ये क्या है? सरकार बोली आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। मतलब मैं उस इवेंट में जा नहीं रहा हूं? बोले नहीं सर, आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, समझो, आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। मैं बोला मतलब? बोले आप गरबा का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपने हनी सिंह को बुलाया, आपने स्टैंड अप कॉमेडियन को बुलाया है, आपने ऑर्गेनाइज किया इवेंट। बोला फिर तो बीसीसीआई आईपीएल ऑर्गेनाइज करती है। बोले वेरी गुड, ऑर्गेनाइज, चाहे कल्चरल हो, आर्टिस्टिक हो, स्पोर्टिंग हो, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कुछ भी हो, कॉन्फ्रेंस फेयर एग्जीबिशन सेलिब्रेशन, कुछ भी सिमिलर इवेंट, सब ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप। ऊपर वाले में घुस रहे थे इवेंट में, नीचे वाले में ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, एंड सर्विसेज एंसिलरी टू द ऑर्गेनाइजेशन। सर ये एंसिलरी का एक आध एग्जाम्पल दे दो। अरे भैया जहां इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है वहां खाने पीने का भी तो होता है ना सर, एंसिलरी सर्विसेज। सर ड्रिंक्स हो सकती है, एंसिलरी सर्विसेज, और भी बहुत सारी चीजें, गेम्स हो सकते हैं वहां पर, एंसिलरी सर्विसेज सर। ठीक है, और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। मैं बोला है स्पॉन्सर भी रहते हैं? सरकार बोली हाँ। कभी तो एक काम करना, गरबा की टिकट में देखना ध्यान से लिखा हुआ रहता है स्पॉन्सर्ड बाय। बोला हाँ 4-5 नाम तो लिखे रहते। बोले चल ठीक है, एक काम कर, तू कभी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आता है ना, उनकी जो टिकट्स रहती है उसमें भी देख लेना स्पॉन्सर्ड बाय लिखा रहता है। बोला अच्छा हाँ यार। बोले वेरी गुड, देख यहाँ पर कवर है। सर अगर आप ऑर्गेनाइज करके दे रहे हो टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले ये बताओ इवेंट कहाँ हो रहा है, क्योंकि एक स्टैंड अप कॉमेडियन का इवेंट इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया से बाहर भी हो सकता है। अगर इंडिया में हो रहा है तो जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड है सर, और अगर इवेंट इंडिया से बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट सर, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट आराम से पता चल जाएगा सर। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं सर, ये बहुत सिंपल है, ये इंटर लेवल पे इतना काम नहीं आता, फाइनल लेवल पे बहुत काम आता है। अगला, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। बोला हाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मैं भी बुक्स वगैरह तो भेजता हूँ स्टूडेंट्स को, मेल कोरियर सब चीजों के थ्रू भेजता हूँ। सरकार बोली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अबे तेरा नहीं, बहुत बड़ा काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सरकार बोली किसको प्रोवाइड कर रहे हो? मैं बोला वो तो स्टूडेंट होते हैं। सरकार बोली मतलब आपके हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं है? मैं बोला अबे मेरे हिसाब से क्या, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, वो स्टूडेंट होते हैं। सरकार बोली वेरी गुड सर, जहां पर आप वो गुड्स हैंड ओवर कर रहे हो सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए,
वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं तो रायपुर में बोला, मैं रायपुर में बुक्स भी रायपुर में ही पकड़ा देता हूँ, हैंड ओवर कर देता हूँ। सरकार बोली रायपुर ही प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं बोला अच्छा। मैं बोला अभी ना एक इंस्टीट्यूट है जिसने मेरी बुक्स प्रेफर की थी, तो उन्होंने मेरी बुक्स मंगाई थी कि सर हम आपकी बुक्स देखना चाहते हैं। तो सर वो रजिस्टर्ड थे सर, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड थे सर। सरकार बोली वेरी गुड, कहाँ की है वो इंस्टीट्यूट, पता करो सर, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर। क्लियर हुआ? अगला पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन तो बड़ी जबरदस्त है सर। अब ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो सर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सर अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है सर, तो सर सरकार बोलती है जहां पर पैसेंजर एम्बार्क करता है सर। मैं बोला एम्बार्क मतलब? सरकार बोली बैठता है, ठीक है, फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। बोला कंटिन्यूअस क्या होती है? सरकार बोली अभी याद है पहले एक एग्जाम्पल लिया था कि वर्धमान सर वाया नागपुर प्रयागराज गए थे। मैं बोला हाँ हाँ हाँ। तो वर्धमान सर रायपुर में बैठे थे सर, फिर नागपुर से प्रयागराज गए थे। मैं बोला हाँ। सरकार बोली वो कंटिन्यूअस जर्नी थी। मैं बोला कंटिन्यूअस का पता कैसे चलेगा? सरकार बोली कंटिन्यूअस जर्नी मतलब सर जहां पर कोई भी स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए। मैं बोला मतलब अलग अलग टिकट नहीं होना चाहिए? बोले नहीं नहीं, अलग अलग टिकट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए। मैं बोला स्टॉप ओवर क्या होता है सर? बोले सर वहां पर नागपुर में क्या आप उतरे थे? मैं बोला नहीं नहीं, फ्लाइट के अंदर ही बैठा था मैं नहीं उतरा था, मैं उतरा ही नहीं था, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम्हें दूसरे कन्वीनियंस पे शिफ्ट किया गया था? मैं बोला नहीं, मैं उसी प्लेन में बैठा हुआ था। तीसरा उन्होंने पूछा मुझसे क्या नागपुर में कुछ टाइम पीरियड स्टे किया? मैं बोला नहीं किया हूँ भाई, मैं उस प्लेन के अंदर ही था। सरकार बोली इसी को हम कंटिन्यूअस जर्नी बोलते हैं। बोला अच्छा। तो मैं सरकार से पूछा फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? सरकार बोली वेरी गुड, रायपुर सर। रायपुर में बैठे थे ना सर, रायपुर ही प्लेस ऑफ सप्लाई सर। तो मैं बोला सुनो, मैं पहले नागपुर गया, फिर प्रयागराज गया, फिर प्रयागराज से वापस नागपुर, नागपुर से रायपुर। सरकार बोली जाना और आना दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, जाना एंड आना दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। मैं बोला ठीक है, ये मैं ध्यान रखूंगा। ठीक, आगे देखो। Where the right to passage is given for future use and the point of embarkation is not known at the time of right to passage। बोले ये क्या बोल रहे हो आप लोग? बोले सुनो, आपको ना इंडिगो वालों ने फ्लाइट की टिकट फ्री में दी, और फ्लाइट की टिकट फ्री में दी एक ऑफर में, और उन्होंने आपको बोला कि ये टिकट आप कभी भी यूज कर सकते हो। बोला अच्छा, कहीं भी जाने के लिए यूज कर सकता हूँ? बोले हाँ हाँ, कहीं भी जाने के लिए यूज कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो। ये तो मस्त है यार, ये तो बढ़िया हो गया। तो मेरा तो अभी फिक्स ही नहीं है ना, मैं कहाँ जाऊंगा? सरकार बोली अगर ये टिकट रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार बोली क्या उसका एड्रेस है? एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और अगर एड्रेस भी नहीं है उस आदमी का तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर माना जाएगा सर्विसेज का, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। रीजन ये है बोलने का सर, कारण ये है ना सर, मेरे को टिकट मिली, जरूरी थोड़ी कि सर 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, मैं उसको कल यूज करूं या 4 महीने बाद यूज करूं, पता थोड़ी चलेगा सर। इसीलिए राइट टू फ्यूचर यूज के केस में ऊपर वाला केस अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं होता मैं कब कहां जाने वाला हूं सर। क्लियर हुआ? अगला, सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। इसका तो एकदम मस्त लाइव एग्जांपल देता हूं सर। आजकल वंदे भारत बहुत तेजी से चल रही है सर, मतलब ऐसा आई मीन टू से, लोग वंदे भारत में बहुत स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं और दिन पे दिन वंदे भारत बहुत बढ़ते जा रही है सर ट्रेन। सर वंदे भारत में आपको मूवी देखने की फैसिलिटी मिली, तो सरकार बोली सुनो सर, मूवी कहां से देख रहे हो? मैं बोला मतलब क्या बोल रहे हो? सरकार बोली ट्रेन कहां से चलना चालू हुई है, ध्यान देना सर मजा आएगा। मैं बोला देखो, वर्धमान सर वाया नागपुर प्रयागराज जा रहे थे, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल ले रहे, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे। वंदे भारत में वर्धमान सर वाया नागपुर प्रयागराज जा रहे थे सर, ठीक है, रायपुर से नागपुर प्रयागराज, ठीक। ये ट्रेन चलना चालू हुई है रायपुर से, वर्धमान सर चढ़े हैं नागपुर से। ध्यान दीजिएगा सर, ट्रेन चलना चालू कहां से हुई? रायपुर से स्टार्ट किए यहां से जर्नी, ठीक है। वर्धमान सर कहां से जर्नी में बैठे सर? नागपुर से, और ट्रेन कहां पहुंचेगी? प्रयागराज।
तो इन्होंने बोला सर ये जो आपको ऑन बोर्ड कन्वीनियंस, ठीक है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि मूवी की सर्विसेज हो सकती है, ठीक है, और भी सर्विसेज हो सकती है, तो सरकार बोली इस केस में फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, मैं बोला फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर तो रायपुर है क्योंकि ट्रेन चलना रायपुर से चालू हुई थी। बोले रायपुर से प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, रायपुर ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, भले ही वर्धमान सर कहाँ बैठ रहे हैं, नागपुर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, भले ही वर्धमान सर नागपुर से बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, ट्रेन कहाँ से चलना चालू हुई है ना वही पॉइंट ऑफ सप्लाई है, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई है। क्लियर? आओ, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग डाटा ट्रांसफर, आजकल तो यही सबसे ज्यादा चल रहा है सर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, D2H सर्विसेज। सरकार बोली लीज सर्किट, फिक्स्ड लैंडलाइन सर्विसेज है, ठीक है, केबल, डिश एंटीना। तो सरकार बोली जहां पर ये इंस्टॉल किया जा रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई, इसमें तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है सर, जहां इंस्टॉल हो रहा है। अगर मैं अपने घर के ऊपर डिश एंटीना लगवाऊंगा, सरकार बोली वही प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका घर ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। पर सर अगर लीज सर्किट लाइन से जो 5G का केबल, 4G का केबल अगर एक से ज्यादा स्टेट्स में घूम रहा है, तो सरकार बोली जितने स्टेट्स में घूम रहा है उतने सब स्टेट्स में प्लेस ऑफ सप्लाई है। और वो डिपेंड करेगा कितने पॉइंट्स कितने स्टेट्स में फॉल कर रहे हैं सर, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन, पोस्टपेड है तो कभी लड़ाई नहीं है यार, क्योंकि पोस्टपेड में तो एड्रेस डला हुआ होता है, एड्रेस होता है सर, पोस्टपेड में हमेशा रेसिपिएंट का एड्रेस होता है। लड़ाई तो भाई प्रीपेड को लेके होती है, क्योंकि प्रीपेड में कोई बिल विल आता नहीं है सर, ठीक है, जितना रिचार्ज कराओगे उतना चलाओगे, नहीं रिचार्ज करो मत चलाओ सर। तो सर प्रीपेड के केस में इन्होंने बोला सर आप किससे खरीद रहे हो पहले ये बताओ, थ्रू अ सेलिंग एजेंट या रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड और रिचार्ज वाउचर, इसके थ्रू चल रहे हो। मैं बोला क्या बोलना चाह रहे हो? सरकार बोली सर, एयरटेल वाला बोला मेरा सेलिंग एजेंट है साले, तू उससे खरीद रहा है प्रीपेड वाउचर्स या प्रीपेड वहां पर रिचार्ज कर रहा है। सरकार बोली जहां सेलिंग एजेंट बैठा है ना सर वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, जहां सेलिंग एजेंट है सर, ठीक है, जहां सेलिंग एजेंट बैठा है। अब एक स्टूडेंट बोला सर सेलिंग एजेंट का एड्रेस किसके पास होगा? ए भाई, एयरटेल अगर किसी को सेलिंग एजेंट बनाएगा तो उसका एड्रेस नहीं रखेगा, ऐसे होगा सर, बिजनेस करने बैठे, बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर। सर ये क्या होता है सर, एक जमाने में ना, आजकल तो ये बहुत कम हो गया, बट अभी भी मैं जहाँ छत्तीसगढ़ में रहता हूँ वहाँ गांव गांव में आज भी होता है, पता है, पान ठेले में भी वाउचर मिल जाते हैं। अब कम हो गया ये, बट अभी भी होता है क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन ज्यादातर कर लेते हैं, बट बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर। सरकार बोली जहां पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है या फिर जहां वाउचर सोल्ड हो रहा है सर, पान ठेला सर, किराना दुकान सर, ये बहुत प्यारा, मेरा बचपन इसी में बीता है सर। आजकल मैं भी ऑनलाइन ही कर लेता हूँ, बट मेरा बचपन था ये, जब हम भी किराना दुकान जाके रिचार्ज वाउचर लेके आते थे सर, और फिर उसको स्क्रैच करते थे और उससे रिचार्ज करते थे। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, ठीक है, आया समझ। और अगर आप थ्रू एन इंटरनेट बुकिंग कर रहे हो सर, आजकल तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये सब यूज कर रहे हैं, तो सरकार बोली आपका एड्रेस तो होगा सर, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट सर। क्या पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के पास मेरा एड्रेस नहीं होगा? ऐसे कैसे नहीं होगा सर, मैंने अपना बैंक अकाउंट वहां से वेरीफाई करवाया सर, उनके पास डेफिनेटली मेरा एड्रेस होगा सर। सरकार बोली बस फिर प्लेस ऑफ सप्लाई वही है, समझ आया। इन अदर केसेस पोस्टपेड भी नहीं है, प्रीपेड भी नहीं है, इसके अलावा कुछ और रहा कभी, इसके अलावा वाला जो पार्ट है वो स्टूडेंट के लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इफ द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल, तो वो ये एड्रेस ही मान लिया जाता है, और अगर आपके पास एड्रेस भी नहीं है तो फिर सप्लायर मरता है सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है। समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है, इसके बाद आओ सर, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, ये तो हॉट टॉपिक है सर, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज आप भी यूज कर रहे हो, स्टॉक ब्रोकिंग बहुत सारे लोग यूज करते हैं सर। सरकार बोली सर इनके पास जो आपका एड्रेस होगा सर वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। एक स्टूडेंट बोला सर इनके पास मेरा एड्रेस कैसे आएगा? ए भाई, जब तू डीमेट अकाउंट खुलवाएगा, बैंक अकाउंट खुलवाएगा, तो बैंक के पास तेरा एड्रेस नहीं होगा? हाँ हाँ। तो सरकार फिर बोली सर जिसका एड्रेस ना हो, तो एक स्टूडेंट बोला अब ये बताओ सर एड्रेस कैसे नहीं होगा? इफ द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर,
मान लो जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हो सर, उसका एड्रेस नहीं है, बैंक के थ्रू आपको ट्रांसफर करना चाहते हो, मनी ऑर्डर करना चाहते हो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू करना चाहते हो, बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहते हो, ठीक है, इफ द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, बैंक के पास सामने वाले का, सर इसका एक आध कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? बहुत सिंपल है सर। सर मान लो आप मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट करने आए, तो बैंक आपसे एड्रेस थोड़ी पूछता है सर, बैंक आपसे एड्रेस नहीं लेता। बैंक आपको क्या बोलेगा, भैया वो डिपॉजिट स्लिप भर दो, पैसा दे दो, काउंटर में जाके करवा लो। बैंक आपसे एड्रेस ही नहीं पूछता, और आपका एड्रेस नहीं होता बैंक के पास। तो इन्होंने बोला सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, और सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? बैंक, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। डिपॉजिट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर, क्योंकि जब आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो बैंक आपसे आपका एड्रेस नहीं पूछता, आप डिपॉजिट स्लिप भरते हो, जाते हो काउंटर में जमा करते हो, खत्म करते हो, निकल जाते हो सर। क्लियर हुआ? अगला है इंश्योरेंस सर्विसेज। सर ये तो बहुत सिंपल है सर, अगर इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और सामने वाला अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार बोली लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। सर मैं आपको रियल लाइफ में बताऊं, चलो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, बट मेरा इंश्योरेंस है, हेल्थ और मेडिकल दोनों है, तो सर क्या लगता है जो हेल्थ और मेडिकल मेरा किए होंगे, क्या उनके पास मेरा एड्रेस नहीं होगा? आप बिना पैन कार्ड आधार कार्ड के होता ही नहीं है ये सब, तो उनके पास मेरा एड्रेस है, कैसे नहीं होगा सर? प्रैक्टिकल बात सोच के देखो, होता ही है सर। ठीक है, अगला एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। सरकार बोलती है अगर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा रही है तो सर जितनी जगह एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है हर जगह प्लेस ऑफ सप्लाई, जितने स्टेट्स में दी जा रही है सर, जितने स्टेट्स में, क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो पता है ना सर आपको, हर जगह चलता है सर, हर जगह होता है सर। ठीक है, इसमें एक पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर बोला था जिसपे आप कंफ्यूज हो सकते हो वो भी बताऊंगा, पर पहले एक जनरल प्रोविजन पढ़ लेते हैं सर। जनरल प्रोविजन कहाँ गया? ये रहा सर। इसमें एग्जाम में अभी तक क्या क्या पूछे पता है? एक सीए की सर्विस पूछे, एक इंजीनियर की सर्विस पूछे। वैसे तो मेरे को ऐसे बोलना चाहिए कि जो नीचे नहीं आया वो स्पेसिफिक जनरल में आ जाएगा सर, जो स्पेसिफिक में फॉल नहीं किया वो जनरल में आ जाएगा, बट स्टिल एग्जाम में सीए और इंजीनियर इसमें कवर किए, तो इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिए सर। ठीक है, तो सर जनरली अगर मान लो एक सीए है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसका क्लाइंट रजिस्टर्ड है, तो सरकार बोली लोकेशन ऑफ सच पर्सन। और अगर उसका क्लाइंट रजिस्टर्ड नहीं है, छोटा मोटा इंसान है सर, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या उसका एड्रेस है? बोले एड्रेस ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर आपके पास उसका एड्रेस भी नहीं है, सरकार बोली फिर जहां सीए बैठ के काम कर रहे हैं ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, सीए का ऑफिस ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें ना मैं आपको बता रहा हूं किस पॉइंट पे आप कंफ्यूज होते हैं। ये जो मैंने आपको मार्क कराया था ना सर, ये वाला सर्विसेज बाय वे ऑफ एकोमोडेशन इन एनी इमोल प्रॉपर्टी, और ये वाले पॉइंट पे आ गया यार, ये रहा सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज। इसमें कंफ्यूज होते हैं सर स्टूडेंट। सर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज हो सकती है सर। जैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई इवेंट, तो वहां पर सर रूम वगैरह ले लो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो इवेंट तो रूम हॉल्स वगैरह लग सकते हैं आपको किराए के लिए। ठीक है, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो सर वहां खाने पीने का हो सकता है। और ऊपर वाला जो कवर था वो वहां पर स्पेसिफिकली सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोल प्रॉपर्टी थी, वो स्पेसिफिक इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, और नीचे वाला स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज करने के इवेंट से रिलेटेड था, जिसमें एंसिलरी जो था वो इमोल प्रॉपर्टी था, कि वहां इमोल प्रॉपर्टी में हम सर कुछ टाइम के लिए रेंट पे ले लेते सर। समझो? नहीं आप नहीं समझ रहे हो सर। सर मेरा मेन पर्पस जाके होटल में ही रहना है, वो 12(3) में कवर्ड है। ठीक है सर, मैं एक इवेंट में गया हूं सर, उस इवेंट में वह इवेंट ऑर्गेनाइज किया सर, मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है सर। अब ऑर्गेनाइज कराया तो हनी सिंह को रोड पे तो नहीं रुकवाऊंगा ना सर, तो ऑब्वियस सी बात है सर, हनी सिंह के लिए प्रॉपर मैंने एक होटल बुक किया सर, तो ऑर्गेनाइज किया इवेंट, उससे रिलेटेड एंसिलरी है ये। थोड़ा इस पे ना, अब इंटर में कंफ्यूज करे ना करे, फाइनल में तो बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं इसमें, तो इसीलिए मैंने एक बार थोड़ा सा बता दिया। ना भी समझ आया तो इग्नोर कर देना, बट ठीक है एक बार सुन लो समझ लो। सर मेन इमोल प्रॉपर्टी की से रिलेशन सर्विसेज, या फिर ऑर्गेनाइज करके इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई में एक छोटी सी बात और,
ये बड़ा बहुत फेमस किस्सा है, एक बार का सर्कुलर है, 2-3 बार पूछ चुके हैं सर, जहां पर डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस अलग अलग होता है सर। समझाता हूँ। हम्म, ठीक है। मेरे पापा ना अमेजोन यूज कर रहे थे। अमेजोन में ना एक लैपटॉप ऑर्डर किए, जिससे लैपटॉप ऑर्डर किए वो सप्लायर दिल्ली में बैठे सर। ठीक है। पापा बोले इस बार बर्थडे में मैं अपने बेटे को क्या करूंगा, लैपटॉप दे दूंगा। और वर्धमान सर कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है। तो ये जो अमेजोन वाला आदमी है ना, इसको मतलब जो सप्लायर है अमेजोन के थ्रू जो सप्लाई, वहां पर ना क्या किए पापा, बिल अपने नाम पे बनवाए, पर डिलीवरी कहाँ करा रहे हैं, मेरे पास। तो सरकार बोलती है अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जिसमें आपका बिलिंग एड्रेस अलग है, पापा रायपुर में ना, क्या बोलते हैं, बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस कहां पर है सर, ये डिलीवरी हो रही है मुंबई में, डिलीवरी एड्रेस अलग है। तो सरकार बोली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, जहां पर गुड्स डिलीवर किया जा रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा सर, जहां गुड्स डिलीवर किया जा रहा है। समझ आया, ये एक क्लैरिफिकेशन आया था, आई होप ये क्लियर हुआ होगा सर। ठीक है। देखो यहां से ना सेक्शन 13 स्टार्ट होता है, और सेक्शन 13 हमें एग्जाम में कब सोचना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब मैंने जितने भी सी फाइनल वाले स्टूडेंट है उनसे बातचीत की, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर सेक्शन 12 कब सोचना है, 13 कब सोचना है, क्योंकि दोनों सर्विस से रिलेटेड है और बहुत सारी चीजें सिमिलर चलती है दोनों में। तो एक चीज सिंपल याद रखना, जब भी सप्लायर या फिर रेसिपिएंट दोनों में से एक भी पार्टी इंडिया से बाहर की हुई तो सेक्शन 13 सोचना, दोनों इंडिया की हुई तो सेक्शन 12 सोचना, एकदम सिंपल। दोनों में से एक भी पार्टी बाहर की हुई तो सेक्शन 13 सोचेंगे, दोनों पार्टी अगर इंडिया की हुई तो फिर सेक्शन 12 सोचेंगे। ऐसे सोच के क्वेश्चंस बनाना, ठीक है, ये क्लैरिटी रखना। देखो आई एम नॉट सेइंग कि प्लेस ऑफ सप्लाई का इंडिविजुअल एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा, नो, बट सर बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, इसीलिए एक बार आपका समझना जरूरी है। आप इस चैप्टर को एकदम थॉरो रटने मत चले जाओ, समझो। अगर आप समझ लोगे, इस चार्ट से एक बार रीड कर लोगे, मोर देन इनफ है। आप मुझे सुन लो, एंड मैंने आप लोगों के लिए वैसे ही पूरे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई के जितने क्वेश्चंस मैंने डाले आप उसे प्रैक्टिस कर लो, आपका काम बन जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। सबसे पहली सर्विस सर देखो सर, देयर वर सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल। सर ऐसे गुड्स से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना है जो गुड्स का फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है। मान लो एकदम सिंपल एग्जांपल है, आपके फैक्ट्री में मेरे को मशीन इंस्टॉल करवाना है, तो मशीन इंस्टॉल कराने के लिए क्या वो गुड्स का होना जरूरी है, यस सर। जब तक वो गुड्स नहीं होगा वो मैं मशीन इंस्टॉल नहीं करवा पाऊंगा। तो सरकार ने बोला ये जो इंस्टॉलेशन की सर्विसेज है ना, इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, जहां एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अपन सेक्शन 13 में पूरे स्पेसिफिक पहले पढ़ रहे हैं, फिर आखिरी में जनरल वाला पढ़ेंगे सर, पहले स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो 3 है इसे परफॉर्मेंस बेस्ड याद रखना सर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज भी बोला जाता है सर, ठीक है, क्योंकि ये गुड्स या सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है सर, और ये डिपेंड करता है कि वो चीज वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। देखो सर, सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बट फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन, रिमोट लोकेशन मतलब कहीं पर भी बैठ के, बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आप गुड्स से रिलेटेड कोई सप्लाई कर रहे हो, मतलब एकदम सिंपल सी बात है सर, आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो सर, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कोई आदमी कहीं भी बैठ के कर सकता है, तो सरकार बोलती है सर लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर जिस कंप्यूटर में आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे हो सर, तो कहां पर वो गुड्स सिचुएटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। समझ आया, मैंने रेगुलर क्लासेस में बहुत एग्जाम्पल्स कराया है, अभी इतना डिटेल बहुत एग्जाम्पल्स नहीं करा रहा, बट वहां बहुत एग्जाम्पल्स कराए हैं सर, ठीक है। अगला, above provisions are not applicable where the goods are temporary imported into India। कोई गुड्स है जो टेम्पररी इंपोर्ट हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर, ट्रीटमेंट या फिर कोई भी प्रोसेस,
और वो इंडिया से वापस एक्सपोर्ट हो जाता है आफ्टर सच रिपेयर ट्रीटमेंट एनी प्रोसेस विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया। इंडिया में आप उस गुड्स को यूज नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपने कोई गुड्स, ये बहुत आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा ये वाला आता है सर, कि कोई गुड्स हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, उसके बाद उसमें कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस वगैरह किया, उसको वापस एक्सपोर्ट किया, इंडिया में यूज नहीं किया, इंडिया में कोई भी पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ, तो उस केस में इन्होंने बोला अबव प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो एक स्टूडेंट बोला ठीक है सर, अबव तो अप्लाई नहीं होगा, बट अप्लाई क्या करोगे? इस केस में जनरल प्रोविजन अप्लाई होते हैं सर, ठीक है, इस केस में जनरल प्रोविजन अप्लाई होगा। और जनरल प्रोविजन में आपको पढ़ाऊंगा सर, बट अभी नहीं सोच रहा था, मैं बाद में पढ़ाने की सोच रहा था, बट मैं आपको दिखा जरूर देता हूं सर। ये देखो सर, जनरल प्रोविजन ये बोलता है सर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, और अगर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। समझ आया? ये जनरल प्रोविजन है, ये जनरल है। क्लियर हुआ? आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये 3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस 99% यहीं से आता है। बहुत रेयरेस्ट है कि बाकी कुछ और इन लोग पूछते भी है, बाकी कुछ और इन लोग इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वो सेक्शन 12 में कवर कर लेते हैं। ये वाला जो है ये सबसे ज्यादा आता है। मैं हाथ जोड़ के हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वाला अच्छे से दिमाग में होना चाहिए सर, ठीक है। इसमें मशीन इंस्टॉल याद रखना, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल याद रखना, इसमें सिंपल याद रखना कि कोई गुड्स इंपोर्ट किया, रिपेयर पर्पस रिपेयर किया, वापस री एक्सपोर्ट किया बिना इंडिया में यूज किए, तो जनरल प्रोविजन से एप्लीकेबल है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखो, सर्विसेज विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट। फिजिकल प्रेजेंस, अरे मेकअप समझ लो भाई, मेकअप जब तक वो आदमी नहीं होगा उसके बिना ये सर्विस नहीं हो सकती। तो सर वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, मेकअप सर्विस एकदम सिंपल एग्जांपल है सर, ठीक है। सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एकोमोडेशन इन होटल, बोट, वेसल। ये तो बहुत सिंपल है सर, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। बहुत सिंपल है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगला है एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट। सर एक आपसे क्वेश्चन था सर, अगर आप याद करो तो क्या सेक्शन 12 में भी हम ये पढ़े? हाँ 12 में भी तो पढ़ते हैं अपन, ये 13 में भी है, इसीलिए ये ज्यादा टफ नहीं है, ये टफ नहीं है। देखो सर, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, यही वाली बात तो पढ़ के आए हो ना सर। देखो, इफ द अबव सर्विसेज आर सप्लाइड टू मोर देन 1 स्टेट। देखो सर, ध्यान दो सर, ध्यान दो, ये जो अबव सर्विस आप पढ़े हो सर, अगर ये एक से ज्यादा स्टेट्स में प्रोवाइड की गई है तो सरकार बोलती है एट मोर देन 1 लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। इसको समझो, इसको समझो, मैं आपको एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक ऑर्गेनाइज कर रहे हो इवेंट, एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है वो अभी तो इंडिया में AI सबमिट हो रहा है ना सर, सुने होंगे शायद आप, चलो वो छोड़ दो, अगर आप टच पे नहीं हो तो चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हनी सिंह का कंसर्ट सर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कंसर्ट दुबई में भी हो रहा है, कंसर्ट इंडिया में भी हो रहा है, तो सरकार बोली मोर देन 1 लोकेशन जिसमें एक टैक्सेबल टेरिटरी है, तो वो टैक्सेबल टेरिटरी ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। समझ आया? और अगर इंडिया में एक से ज्यादा स्टेट्स में, तो सरकार बोलती है फिर तो हम प्रपोर्शनेट करना चालू कर देंगे। मैं बोला फिर प्रपोर्शनेट कैसे करोगे भाई? प्रपोर्शनेट करने का भी तो कोई तरीका होगा। सरकार बोली प्रपोर्शनेट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, और ये तरीके हम कहाँ पढ़ते हैं? अगर आपको याद हो तो हम सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 में पढ़ते हैं, और ये सब तरीके मैंने आपको वापस यहाँ पर रिप्रोड्यूस करके दिए। नीचे देखो, सर्विसेज रिलेटेड, देखो सेकंड पॉइंट दिया हुआ ना सर, सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है, देखो रिफर सेकंड पॉइंट। तो ये सेकंड पॉइंट में देखो सर, इन्होंने बोला सर सर्विसेज रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज सप्लाइड ऑन सेम गुड्स, एक ही गुड्स पे सप्लाई कर रहे सर्विसेज, तो सर इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विस इन ईच ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। एक गुड्स में ही सब सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो सरकार बोली फिर प्रोपोर्शनेट कर लेंगे हर स्टेट्स का, ठीक है। अगर डिफरेंट गुड्स में प्रोवाइड की जा रही है तो सरकार बोली हर गुड्स की इनवॉइस वैल्यू देख ली जाएगी सर। अगर अलग अलग गुड्स में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो इनवॉइस वैल्यू देख ली जाएगी, और अगर सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल है तो सर गैप एप्लीकेबल हो जाएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर लेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इन्होंने तो प्यार से लिख के बोल दिया भैया सेक्शन 12(3) में जो आप पढ़े हो ना सर, कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा जगह लोकेटेड है, फिर क्या बोलते हैं वहां पर अपन हाउस बोट के बारे में पढ़ते थे,
सर कितने जगह नाइट स्टे किए, अगर होटल एक से ज्यादा स्टेट्स में कवर हो रही है तो एरिया के बेसिस में वही अप्लाई होगा जो आपने सेक्शन 12(3) में पढ़ा था। और इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग एंड एडमिशन टू एन इवेंट से रिलेटेड भी यही बोला, सर इवेंट इंडिया में हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, इन्होंने बोला वही रूल्स अप्लाई होंगे जो आपने 12(7) में पढ़ा है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं सेक्शन 12 को अच्छे से पढ़ा करो, सेक्शन 12 अच्छे से पढ़ो। सेक्शन 13 में आपको पढ़ना है तो ये वाला बहुत अच्छे से पढ़ो सर, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना। क्लियर हुआ, बेटा दिमाग में आओ सर। इसके बाद ये वाली सर्विसेज बड़ी सिंपल है, इसमें ये वाला पॉइंट एग्जाम में मैंने देखा है, बहुत बार देखा है सर, ठीक है। सर्विसेज सप्लाइड टू बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर, तो सरकार बोलती है सप्लाई लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, जो भी बैंक्स होंगे एनबीएफसी होंगी, ये जो अपने अकाउंट होल्डर को सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, लोकेशन कहाँ बैंक है कहाँ एनबीएफसी है ये बता दो। और इंटरमीडियरी सर्विस, इंटरमीडियरी कौन होता है, एकदम सिंपल सर, ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने नाम पे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई ना करे, वो किसी के बिहाफ में काम करे, दो प्रिंसिपल के बीच में कुछ काम करके दे, वो इंटरमीडियरी है। एंड सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग येट बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल। तो एक स्टूडेंट बोला सर एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में क्या देखेंगे, एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में सेक्शन 13(2) जनरल प्रोविजन अप्लाई होगा। और अगर आप हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग येट अप टू 1 मंथ करते हो तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, अगर 1 मंथ से ज्यादा हुआ तो 13(2) अप्लाई हो जाएगा जनरल प्रोविजन। समझ आ रही बात, अप टू 1 मंथ लोकेशन ऑफ द सप्लायर सर्विस, 1 मंथ से ज्यादा हो गया तो 13(2) जनरल प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अगला पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये तो बहुत सिंपल सर, जहां से पैसेंजर एम्बार्क करता है, बैठता है कंटिन्यूअस जर्नी के लिए, और कंटिन्यूअस जर्नी हम बहुत ऊपर अच्छे से मैंने आपको भी सिखाया था सर, ठीक। सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्डिंग अ कन्वीनियंस, सर सर्विसेज दी जा रही है, मूवी देख रहे हो, ठीक है, सर्विसेज। तो इन्होंने बोला सर फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, कहां से ट्रेन फ्लाइट चलना चालू हुई, भले ही आप मूवी बीच में देखो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां से चलना चालू हुई, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगला है OIDR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। ये क्या होती है सर, ये ऐसी सर्विसेज होती है जो इंटरनेट बेस्ड होती है, जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी है सर, बिना इंटरनेट के सर्विसेज नहीं हो सकती। तो इन्होंने बोला सर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर हुई मेरी बात, बैठा दिमाग में, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक। इसके बाद इन्होंने बोला सर कुछ नोटिफाइड है सर्विसेज अंडर सेक्शन 13(13), जैसे कि देखो सर, सर्विसेज स्पेसिफाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। इंडिया वाले इंडिया के बाहर वाले लोगों को रिसर्च वगैरह की फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला सर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, मतलब ये एक्सपोर्ट वाली सर्विस हो जाती है, इसको एक्सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट मान लेते हैं, मैं आपको मस्त बता रहा हूं, इसको एक्सपोर्ट मान लेते हैं, सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। अगला B2B मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट वेसल एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट और पार्ट, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर। और अगर सर B2B है MRO सर्विसेज ऑफ शिप्स एंड अदर वेसल देयर इंजन्स एंड अदर कंपोनेंट और पार्ट, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। इनको आप जस्ट एक बार रीड भी करोगे तो भी चलेगा सर। इसके बाद सर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में कुछ क्लैरिफिकेशंस है, छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस है, ध्यान देना। सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन मैंने आपके लिए एक साथ कर दिया है ताकि आपको भाग भाग के इधर उधर सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस नहीं पढ़ना है। तो आप ध्यान दो क्या क्या इशू और क्लैरिफिकेशन। सबसे पहला इन्होंने बोला सर ऑनलाइन सर्विसेज, OIDR सर्विसेज, ऑनलाइन मनी गेम सर्विसेज, इनमें इन्होंने बोला सर अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें नेम ऑफ द स्टेट चाहिए, हमें नेम ऑफ द स्टेट चाहिए, नेम ऑफ द स्टेट चाहिए। और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो नेम ऑफ द कंट्री चाहिए, वही हमारे लिए लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ, पहला हुआ क्लियर ये 3 चीजों को लेके। नेक्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो जिसमें बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अलग है, तो सरकार बोलती है डिलीवरी एड्रेस हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा।
क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। अगला, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू क्लाइंट। तो इन्होंने बोला सर कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज सेक्शन 12(2) और 13(2) मतलब जनरल प्रोविजंस में कवर्ड है सर। ध्यान रखिएगा सर, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज जो हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं वो जनरल प्रोविजन में कवर्ड है। सेक्शन 12(2) या 13(2) डिपेंड करेगा कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है कि दोनों में से एक बाहर है। क्लियर। अगला, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरमीडिएरी सर्विसेज। देखो इन्होंने क्या बोला सर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन बाय अ सप्लायर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ सर्विस रेसिपिएंट लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय यूजिंग सैंपल प्रोटोटाइप हार्डवेयर टेस्टिंग किट इज अ कंपोजिट सप्लाई। वाइल सर टेस्टिंग किट इज एन एंसिलरी सर्विसेज, वो 13(2) में कवर हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, मैं किसी को बाहर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे रहा हूं, तो मैं उसे टेस्टिंग किट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। सरकार बोली ये जो टेस्टिंग किट आप प्रोवाइड कर रहे हो ये कंपोजिट है, ये मेन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए आपको टेस्टिंग किट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सरकार बोली हम इसे कंपोजिट मानते हैं और हम इसे कहां पर कवर करेंगे सर, सेक्शन 13(2) मतलब जनरल प्रोविजन। क्लियर। टेस्टिंग किट याद रखना सर, टेस्टिंग किट कंपोजिट सप्लाई एंसिलरी सप्लाई है, ठीक है, और ये 13(2) में कवर्ड है। ठीक ठीक। इंटरमीडिएरी का मतलब मैंने आपको बताया सर, ठीक है, ये कौन होता है इंटरमीडिएरी, मैंने आपको समझाया, अच्छे से समझाया। ये पॉइंट याद रखेंगे सर, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे सर। कोई पर्सन अगर अपने नाम पे खुद सप्लाई कर रहा है तो वो इंटरमीडिएरी नहीं है, और अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है फॉर अ सर्विस तो वो भी इंटरमीडिएरी में कवर नहीं होता। सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला इंटरमीडिएरी में कवर नहीं होता, ध्यान रखेंगे सर। अगला, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज of transportation of goods including through mail and courier where either supplier or recipient is outside India। अगर दोनों में से कोई भी एक आउटसाइड इंडिया हो गया और अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू मेल कोरियर वगैरह, तो सरकार बोलती है उस केस में 13(2) अप्लाई हो जाएगा, 13(2) अप्लाई हो जाएगा। अब आप बात ध्यान से सुनो, मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं, जब हम सेक्शन 12 में पढ़ते थे तो हम तो बोलते थे सर जहां पर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां गुड्स हैंड ओवर किया जा रहा है। बट सर जब सेक्शन 13 में बात आई कि सर सप्लायर या रेसिपिएंट दो में से एक जन बाहर हो गए, तो सरकार बोली उस केस में सेक्शन 13(2) हम जनरल प्रोविजन अप्लाई कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू मेल और कोरियर। क्लियर। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, इसका बड़ा प्यारा इशू है सर, बहुत ही प्यारा इशू है, और ये इशू एडवर्टाइजिंग का मेरे को अच्छा लगता है, एग्जाम में आता भी है सर। सर एकदम सिंपल, इन्होंने बोला सर आपने किसी को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है, जो इमोरल प्रॉपर्टी थी जहां पर आपका वो होर्डिंग वगैरह लगा हुआ था वो स्पेस सेल की है, ठीक है, वो स्पेस सप्लाई और सेल ऑफ राइट टू यूज द स्पेस है, तो सरकार बोली उस केस में सर सेक्शन 12(3)(a) अप्लाई हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी। और अगर आपने सिर्फ डिस्प्ले करने का अधिकार दिया एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ डिस्प्ले करने का, तो 12(2) में अप्लाई हो जाएगा जनरल प्रोविजन। एकदम सिंपल समझो सर, किसी का पहले से बोर्ड वगैरह था, वहां पर वो बोर्ड वगैरह डिस्प्ले करने का, वहां पर वो स्पेस में खरीद लिया हूं, तो सेक्शन 12(3) अप्लाई हो जाएगा जहां पर इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। वो बोर्ड पे डिस्प्ले करने की एडवर्टाइजमेंट मैं जगह खरीदा नहीं हूं, मैंने सिर्फ उसको बोला सर मुझे राइट्स चाहिए वहां पर डिस्प्ले करने के लिए, तो सरकार बोलती है 12(2) में कवर हो जाएगा, ध्यान रखना सर, ठीक है। इसके बाद है क्लैरिफिकेशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कस्टोडियल सर्विसेज, ये 9 कुछ नहीं है, प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो सरकार बोली ये 13(2) में कवर्ड, ये आप जस्ट ऐसे ही रीड कर सकते हो सर, ठीक है। इसके बाद देखो सर, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर द एडवर्टाइजिंग कंपनी लोकेटेड इन इंडिया merely act as an agent of the foreign company engage in the media owner for providing the media space to the foreign client। बाहर की एक कंपनी है जो इंडिया में एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रही है सर, तो इन्होंने बोला सर एकदम सिंपल है कि बाहर की कंपनी इंडिया की एक कंपनी को हायर करती है कि भैया हमारे लिए इंडिया में एडवर्टाइजमेंट का काम है सर, तो इन्होंने बोला सर प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एडवर्टाइजिंग कंपनी टू द फॉरेन कंपनी इज डिटरमाइंड अंडर 13(8)(b), दैट इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, दैट इज द लोकेशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग कंपनी, और एडवर्टाइजिंग कंपनी कहाँ की है, इंडिया की।
मतलब आप समझ लो डोमिनोज वाला इंडिया वाले को किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी को हायर कर रहा है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए सर, तो उस केस में लोकेशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग कंपनी जो कि इंडिया आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगला, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डाटा होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया टू अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इन्होंने बोला सर सेक्शन 13 टू जनरल प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ये मेरे को एक इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार एग्जाम में देखा है सर, आरटीपीज में भी देखा है सर। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में? तो एकदम सिंपल, इंडिया वाला इंडिया के बाहर लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज दे रहा है और ये तो फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा। तो सरकार बोलती है इस केस में सर सेक्शन 13 टू जनरल प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा सर। क्रिस्टल क्लियर, बैठा दिमाग में? ठीक है, ये हमारा सर प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हुआ। इसके बाद हम एग्जामिशन, मैं आगे आपको हर चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, ये मेरा वादा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट मैं आपको पूरे चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगा। क्वेश्चंस मैंने पहले ऑलरेडी डाल दिए, मेरे रिवीजन के बाद प्लीज क्वेश्चंस बना लो, गजब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चैलेंजेस सब बनेगा, मजा आ जाएगा सर। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।